Good morning, students. This is Dr. Gurpreet Singh, and today we are going to discuss about the photoperiodism. What is the effect of photoperiodism on crops? photoperiodism अर्थात दीप्तकालिता के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पर कि photoperiodism is the response of the plant to the relative length and timings of light and dark condition। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि फोटोपीरियोडिज्म का प्रकाश का यानी कि लाइट और डार्क का पौधे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसी को हम फोटोपीरियोडिज्म कहते हैं, यानी दीप्तिकालिता कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, यही वह प्रोसेस है जो ये डिसाइड करता है कि वेदर वी शुड ग्रो द क्रॉप्स इन द खरीफ सीजन or we should grow the crop in the Rabi season as per the requirement of the photo period. First time, two scientists are responsible, Garner and Allard. In 1920, they have given about the concept of photoperiodism, and this both Garner and Allard worked on tobacco. तंबाकू का जो पौधा होता है उसके ऊपर सबसे पहले गार्नर एवं एलार्ड ने अध्ययन किया और यह पाया गया कि यह टोबैको का पौधा एक शॉर्ट डे प्लांट है। अभी मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूं। मुख्य रूप से अगर आप देखें तो हमारे प्लांट्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर फोटोपीरियोडिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द प्लांट्स। फर्स्ट इज द शॉर्ट डे प्लांट, जिसको हम शॉर्ट में SDP भी लिख सकते हैं। सेकेंड वन इज ए लॉन्ग डे प्लांट, LDP, एंड थर्ड वन इज ए इंटरमीडिएट अर्थात डे न्यूट्रल। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। यहां पे शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स को समझने के लिए ये एक पाई चार्ट मैंने बनाया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पाई चार्ट, और इसको समझ जाने से हमको समझ में आ जाएगा। शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए अगर ब्रीफ में बोलना चाहूं, वह पौधे होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स के अंतर्गत आने वाले पौधे, जिनको की प्रकाश की आवश्यकता यानी कि 12 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। अर्थात अगर इस पाई चार्ट को आप देखें, द प्लांट्स जिनको की 12 घंटे से अधिक अंधकार चाहिए। देखिए ये जो शेडेड, इस पाई चार्ट में मैंने जो शेडेड पार्ट दिखाया है, दिस इज द डार्क पार्ट, दिस इज द डार्क पार्ट। अगर इस 24 आवर का एक दिन हम समझें तो अंधकार का जो टाइम पीरियड है वो मोर देन 12 आवर, मीन्स it may be a 14 hours, it may be a 15 hours, but in different way, if I say the light period of the is less than 12 hour, यानी कि 9 घंटे हो सकता है, 10 घंटे हो सकता है। तो लाइट पीरियड अगर 9 से 10 घंटे है तो डेफिनेटली बाकी का बचा हुआ समय यानी कि 24 में से अगर आप 8 घंटे हटा देते हैं, वह पीरियड डार्क पीरियड। तो लाइट पीरियड को, इसको हम 2 तरीके से कह सकते हैं। लाइट पीरियड लेस देन 12 आवर हो सकता है, या 12 जो डार्क पीरियड है दैट मे बी अ मोर देन 12 आवर। क्योंकि इस 24 घंटे को अगर हम 20 से डिवाइड करें दैट विल बी द 12 आवर, बट हियर एज द पाई चार्ट इज शोइंग इट द प्लांट रिक्वायर्ड मोर देन 12 आवर। सो दिस इज द कम्स ऑल द प्लांट्स विच नीड्स लेस देन 12 आवर लाइट, 8 घंटे या 10 घंटे, comes under the category of the short day plant. I repeat here, the flower when the day length is shorter than a certain critical period. थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो critical period word यूज किया है यानी कि वह प्रकाश की, यानी वह टाइम पीरियड मोर देन 12 आवर है कि लेस देन 12 आवर है। तो जैसा डियर स्टूडेंट्स मैंने बोल दिया, पहले ही बोल दिया कि लेस देन 12 आवर लाइट की आवश्यकता है। तो फ्लावर्स व्हेन डे लेंथ इज शॉर्टर देन ए सर्टेन क्रिटिकल पीरियड, तो शॉर्टर देन सर्टेन क्रिटिकल पीरियड कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द शॉर्ट डे प्लांट्स। इसके एग्जांपल है टोबैको,
सोयाबीन, और अगर मैं इसको एक एज ए एग्जाम्पल के तौर पे कहूं कि हमारी खरीफ क्रॉप्स जितनी भी होती हैं, खरीफ क्रॉप्स की हम सोइंग कब करते हैं? एज यू नो, खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन द मंथ ऑफ द जुलाई ऑनवर्ड्स। तो जितनी भी खरीफ क्रॉप्स होती हैं, खरीफ क्रॉप्स में राइस हो जाता है, सोयाबीन हो जाता है, उन सभी को हम लोग शॉर्ट डे प्लांट्स की कैटेगरी में रखते हैं। इन प्लांट्स में अगर आप ध्यान दें तो जब प्लांट्स की, जैसे मैं बताया कि प्लांट्स की दो अवस्थाएं होती हैं, एक वेजिटेटिव फेज होती है, दूसरी रिप्रोडक्टिव फेज होती है। सो एज यू नो द फ्लावरिंग इज रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव फेज। सो वेजिटेटिव फेज में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका प्लांट्स में लाइट का क्रिटिकल पीरियड क्या है, लेकिन ड्यूरिंग द इट्स फ्लावरिंग पीरियड इट अफेक्ट्स। सो क्रिटिकल पीरियड इज इफेक्टिंग द फ्लावरिंग। तो शॉर्ट डे प्लांट्स यानी कि राइस वगैरह में आप जब देखें फ्लावरिंग हमारी, अगर आपने जुलाई के महीने में इसको ट्रांसप्लांटिंग की है तो सितंबर महीने में इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड व्हेन द फ्लावरिंग स्टार्ट्स एट दैट टाइम हमारा जो है सितंबर अक्टूबर में हमारे दिन छोटे हो जाते हैं। दैट्स वाई, और यानी कि प्रकाश को, यानी कि पौधों को उस समय अधिक प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। लेस देन 12 आवर लाइट इज रिक्वायर्ड। सो राइस इज द एग्जाम्पल। यानी कि सितंबर अक्टूबर के महीने में अगर आप देखिए 5:30-6 बजे तक अंधेरा हो जाता है। तो दैट्स वाई द खरीफ क्रॉप्स आर मोस्टली कम्स अंडर द खरीफ क्रॉप्स come under the category of the short day plants. They need light period 8 to 12 hours. So this is the clear under the, so agar ek one more point I want to add here, under photo period longer than the critical point these plant will not flower. अगर इसी राइस के पौधे को आप ऐसी कंडीशन में ग्रो करेंगे, इसी सोयाबीन के पौधे को आप ऐसी कंडीशन में ग्रो करेंगे जिसमें लाइट का पीरियड मोर देन 12 आवर है। देखिए यहां पर लाइट का पीरियड 8 से 10 घंटे का है केवल, लेकिन अगर लाइट का पीरियड यानी कि ज्यादा हो जाएगा तो दीज प्लांट्स विल ग्रो बट दे विल नॉट फ्लावर, एंड फ्लावर इज द डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव फेज। तो जब फ्लावरिंग नहीं होगी तो निश्चित रूप से कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, ओनली वेजिटेटिव ग्रोथ। Now, as I described you about the short day plants, now I am going to describe about the long day plants. Long day plants यानी शॉर्ट डे प्लांट्स को हिंदी में अल्प दीप्तकाली पौधे भी कहते हैं, और हिंदी में लॉन्ग डे प्लांट्स को, जिनको शॉर्ट में एलडीपी मैंने लिखा था, दीर्घ दीप्तकाली पौधे कहते हैं। यह वह प्लांट्स होते हैं जिनको कि 12 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। दे नीड लाइट मोर देन 12 आवर्स। फ्लावर when, so long day plants are those plants which flower when day length is longer than a certain critical period. I repeat, ये जो critical period है इसको ध्यान देने की जरूरत है, यानी कि इनको 12 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता है। Under photo period shorter than a critical point, these plant will not flower at all. So only the vegetative growth will be there. You are not, when these plants will not flower, it means you will not going to get any fruit. जैसे मैंने पहले बताया है कि शॉर्ट डे प्लांट्स में खरीफ सोन क्रॉप्स जितनी भी होती हैं वो हमारी शॉर्ट डे प्लांट्स होती हैं। all खरीफ क्रॉप्स आर नॉट comes under the category of the short day plant, but most of the खरीफ सोन क्रॉप्स are comes under the category of short day plants. Here most of the rabi sown crops comes under the category of generally comes under the category of long day plants. तो शॉर्ट डे प्लांट्स में जैसे मैंने एग्जांपल बताया था आपको, राइस बताया था, सोयाबीन बताया था, यहां पर आप देख सकते हैं वीट रबी सोन क्रॉप है, ओट जिसको जई भी कहते हैं, रेडिश। सो दीज आर द मेज, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द लॉन्ग डे प्लांट्स। इनको हम लोग अक्टूबर नवंबर के महीने में सोइंग करते हैं, और अगर आपको याद हो तो अक्टूबर के महीने में जब हम सोइंग करते हैं उसके पश्चात जब फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, यानी कि फ्लावरिंग स्टार्ट्स इन द मंथ ऑफ फरवरी, उस समय तक दिन हमारे काफी बड़े हो जाते हैं। बड़ा दिन कब आता है बच्चों? तो बड़ा दिन हमारा 25 दिसंबर ऑनवर्ड्स आता है, यानी कि क्रिसमस डे के बाद। सो दोज आर द प्लांट्स विच फ्लावर ड्यूरिंग द
लॉन्ग डे कंडीशन यानी कि 25 दिसंबर के बाद, सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लॉन्ग डे प्लांट। एंड मोस्ट ऑफ द रबी क्रॉप्स, गेहूं हुआ, ओट हो, जई हुआ, मूली हुआ, मक्का, दिस ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द लॉन्ग डे प्लांट्स। अब इस पाई चार्ट को समझ लेते हैं। जैसा मैंने शॉर्ट डे प्लांट्स में आपको पाई चार्ट दिखाया था, इस शेडेड एरिया का मतलब है डार्क पीरियड, डार्क पीरियड, और ये जो अनशेडेड पीरियड है, दिस इज रिफ्लेक्टिंग द लाइट पीरियड। सो अगर इस 24 आवर के पाई चार्ट में समझ में आ रहा है कि दिस इज द पोर्शन, इट मींस द प्लांट नीड्स मोर देन 12 आवर लाइट पीरियड, मोर देन 12 आवर लाइट पीरियड। और दैट्स व्हाई लाइट पीरियड लिखा भी हुआ है मैंने, लाइट पीरियड इज मोर देन 12 आवर। अगर इसको दूसरे शब्दों में कहें, जो डार्क पीरियड है 12 घंटे से कम का डार्क पीरियड चाहिए। और अगर आपने पौधों को, इफ यू हैव नॉट प्रोवाइडेड द प्लांट्स दिस कंडीशन, they will not flower at all. Vegetative growth will be there, but they will not flower. So light period long day plants को more than 12 hours का चाहिए है, और अगर जो डार्क पीरियड है दैट दे नीड द डार्क पीरियड लेस देन 12 आवर, यानी कि यहां पर 8 to 10 आवर्स ओनली दे नीड, समटाइम्स 9 आवर्स दे नीड डार्क पीरियड, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट दे नीड लाइट पीरियड। तो सर्दियों में, अगर हम सर्दियों की बात करें, इन द मंथ ऑफ फरवरी हमारे दिन बड़े हो शुरू हो जाते हैं, यानी कि पौधों को अब ज़्यादा अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनको दीर्घ दीप्तकाली पौधे कहते हैं। इसके एग्जाम्पल भी आपको बता दिए। मोस्टली रबी सोन क्रॉप्स, जनरली इट इज नॉट ए थंब रूल, बट जनरली रबी सोन क्रॉप्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द लॉन्ग डे प्लांट्स, LDP। And the last category, डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस पाई चार्ट को समझ लेंगे तो आपको याद रखना आसान होगा। शॉर्ट डे में मैंने बताया था, उसी प्रकार से यहां पर देखिए, जो शेडेड एरिया है वो डार्क पीरियड है, और शॉर्ट डे में मैंने उल्टा बताया था, शॉर्ट डे में शेडेड रीजन ज्यादा था और लॉन्ग डे में शेडेड रीजन कम है। लास्ट कैटेगरी है इसकी डे न्यूट्रल प्लांट्स, इसका दूसरा नाम इंटरमीडिएट प्लांट्स भी होता है, यानी कि न्यूट्रल, नाइदर दे आर शॉर्ट डे नॉर दे आर लॉन्ग डे प्लांट्स। ये हमारे प्लांट्स हमारी एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर वेरी गुड, यानी कि दे इररिस्पेक्टिव ऑफ द फोटो पीरियड यू कैन ग्रो इन द आइदर खरीफ और रबी, जैसा कि हम लोग डिस्कस करते हैं बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग आल्सो। हमारे जो ब्रीडर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि फोटो थर्मो इनसेंसिटिव वेराइटीज डेवलप करें, यानी कि उन वेराइटीज को कोई ऐसी कोई आवश्यकता ही ना हो, यानी चाहे तो उनको खरीफ में लगा ले, चाहे रबी में लगा लें या जायद में लगा लें। ब्रीडर्स आर ट्राइंग टू डेवलप वेराइटीज विच आर फोटो थर्मो इनसेंसिटिव, ऑल्दो इट्स अ डिफिकल्ट टास्क बट दे आर ट्राइंग। तो इसी तरीके से यहां पर डे न्यूट्रल प्लांट्स हैं। डे न्यूट्रल प्लांट्स को, यानी कि इंटरमीडिएट प्लांट्स को, इंटरमीडिएट मींस यानी कि शॉर्ट डे और लॉन्ग डे के बीच में। तो इस पाई चार्ट को आप समझने की कोशिश करिए, यानी कि फ्लावर ओवर ए वाइड रेंज ऑफ डे लेंथ फ्रॉम रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड टू कॉन्टिन्यूअस इल्यूमिनेशन, यानी कि आप देखिए कि साल भर टोमेटो हमको अवेलेबल होता है, टमाटर। इट इज ओनली बिकॉज द टोमेटो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द डे न्यूट्रल प्लांट्स। खरीफ में भी आप इसको लगा सकते हैं, रबी में भी लगा सकते हैं और जायद में भी लगा सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम मिर्च की बात करें, कैप्सिकम इज आल्सो अवेलेबल राउंड द ईयर। और सबसे अच्छा एग्जांपल इसमें हमको जो याद रहता है, सनफ्लावर आल्सो। सो टोमेटो, कैप्सिकम, सनफ्लावर, दीज आर द एग्जांपल ऑफ डे न्यूट्रल। इस पाई चार्ट को आप समझने की कोशिश करिए, यानी कि समटाइम्स दे नीड शॉर्ट डे कंडीशन, यानी कि इनको इस तरीके से चाहिए, और समटाइम्स दे नीड लाइट पीरियड। तो इस प्रकार से ये प्लांट्स हैं, इनको कोई डजंट मैटर कि आपको लाइट का पीरियड 12 आवर है या लेस देन 12 आवर है या ग्रेटर देन 12 आवर है, दे विल फ्लावर and they will flower, and as well as we will get the produce also. So agronomically, for agriculture point of view, these crops are the perfect, irrespective of the season we can grow it. So this is the example of the day neutral plants. Dear students, as I completed the photoperiodism, my next topic is vernalization. माई नेक्स्ट टॉपिक इज वर्नलाइजेशन। आप इस वीडियो को बार बार
स्टॉप करके दोबारा देख सकते हैं। और अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन होता है रिगार्डिंग फोटो पीरियडिज्म, यू कैन कॉल मी आल्सो. So this is under the limited resources I have in my home, I have made this video for you. Now another topic is the vernalization, जिसको हिंदी में हम लोग बसंतीकरण भी कहते हैं. This is also important like the photoperiodism. वर्नलाइजेशन एक ऐसी रिक्वायरमेंट है, अगर वर्नलाइजेशन की रिक्वायरमेंट पौधे की पूरी नहीं होती है तो पौधा केवल वेजिटेटिव फेज में ही रहता है और रिप्रोडक्टिव फेज में नहीं आता है. डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो कि रिप्रोडक्टिव फेज में जब तक वो नहीं आएगा हमको कोई भी उत्पादन नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स, वी नीड द ग्रेन्स, वी नीड सीरियल्स की बात करें, किसी की भी बात करें तो हमको ग्रेन्स चाहिए होते हैं. वी आर नॉट डीलिंग विद द फॉरेज क्रॉप्स. फॉरेज क्रॉप्स में तो आपको वेजिटेटिव ग्रोथ भी अगर हो गई दैट इज गुड फॉर अस, बट इन केस ऑफ द सीरियल्स वी नीड द प्रोड्यूस. और फ्लावरिंग और प्रोड्यूस तब आएगा जब फ्लावरिंग होगी, तो फ्लावरिंग यानी कि दैट इज अ रिप्रोडक्टिव फेज. सो एज यू अंडरस्टैंड नाउ, वर्नलाइजेशन. वर्नलाइजेशन इज low temperature treatment given to the water soaked seeds, slightly germinated seeds, to hasten the time of flowering of plants that will develop from them. वर्नलाइजेशन यानी बसंतीकरण में कुछ इस प्रकार का है कि एक वाटर सोक्ड सीड्स को आप क्या कर रहे हैं, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे रहे हैं. अगर ये लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट अगर आप वाटर सोक्ड सीड्स को नहीं देते हैं तो ये वाटर सोक्ड सीड्स दे आर नॉट गोइंग टू फ्लावर. When they are not going to flower, we are not going to get the produce from the plants. So ये low temperature treatment is somewhat related with the vernalization. मैं यहाँ पे बसंतीकरण में बताता हूं, एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं. डियर स्टूडेंट्स, कनाडा या यूरोपियन कंट्रीज में दो प्रकार के वीट को ग्रो किया जाता है. थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वहां पर एक विंटर सीरियल होता है और एक होता है स्प्रिंग सीरियल. सीरियल की जगह इफ आई से वीट, तो एक विंटर वीट होता है और एक स्प्रिंग वीट होता है. हमारे इंडिया में ध्यान दीजिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, स्प्रिंग सीरियल्स यानी कि हमारे यहां स्प्रिंग वीट लगाया जाता है. इन आवर कंट्री इंडिया में स्प्रिंग वीट लगाया जाता है, यानी कि वीट की सोइंग कब करते हैं हम लोग? वीट की सोइंग नवंबर मंथ में या दिसंबर के प्रथम पखवाड़े में, यानी फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ दिसंबर हम वीट की सोइंग करते हैं. तो हम एक चीज क्लियर हो गई यहां पर कि इंडिया में जो वीट लगाया जाता है वो स्प्रिंग वीट. लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में जो वीट लगाया जाता है वो दो प्रकार का होता है, एक विंटर वीट और एक स्प्रिंग वीट. अभी आपको समझ आ जाता है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन, यानी कि विंटर वीट का कितना ड्यूरेशन होगा और स्प्रिंग वीट का. एक जैसे मैंने बताया कि एक पॉइंट की ध्यान रखिएगा, ये बात नोट कर लीजिए कि इंडिया में स्प्रिंग वीट लगाया जाता है. लेकिन यहां पर एक पॉइंट और नोट करिएगा कि जो यूरोपियन वीट है उसकी, यानी कि विंटर वीट, यानी कि जो विंटर सीरियल में कैटेगरी में आता है, उसकी उपज ज्यादा होती है. दे गिव मोर यील्ड इन कंपैरिजन टू स्प्रिंग वीट. तो यानी कि हमारी जो स्प्रिंग वीट होता है उसका उत्पादकता कम है, प्रोडक्टिविटी कम है. अब कैसे कम है वो मैं देख लेता हूं, अभी आपको समझा देता हूं. इस फिगर को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा. इन्हीं दोनों फिगर्स में आपका वर्नलाइजेशन समझ में आ जाएगा. इसमें मैंने तीन कैटेगरी करी है. सबसे पहले देखिए, विंटर वेराइटीज ऑफ सीरियल्स. विंटर वेराइटीज ऑफ सीरियल्स है जो कि मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज में जो विंटर वीट लगाया जाता है. इसकी सोइंग कब कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स? सोन इन ऑटम. सोन इन ऑटम, ये मैंने एक जर्मिनेशन दिखाया है, यानी कि ऑटम मंथ होता है, यानी कि अक्टूबर के महीने में. अक्टूबर के महीने में जब हम वीट की सोइंग कर रहे हैं इन यूरोपियन कंट्रीज, हमारे यहाँ तो स्प्रिंग वीट होता है जैसे मैंने पहले बताया, तो अक्टूबर के महीने में सोइंग कर रहे हैं इसकी, तो जर्मिनेशन हो जाएगा. एज यूजुअल 5 से 7-8 दिन में जर्मिनेशन हो जाएगा. लेकिन जैसे जैसे नवंबर का महीना आएगा वहां पे स्नोफॉल होता है. यूरोपियन कंट्रीज में स्नोफॉल होता है और ये सारा वीट, विंटर वीट हमारा स्नो के नीचे दब जाता है. और इसका मतलब जब ये स्नो के नीचे दब जाता है तो डियर फ्रेंड्स क्या हो जाता है,
यानी कि लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, यानी कि लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट उस विंटर वीट को मिल जाता है। तो अक्टूबर महीने में जब आपने इसकी सोइंग करी और स्नो में दब गया वो वीट, तो इसका मतलब पौधे की वीट की सारी एक्टिविटीज रुक गई, लेकिन उसकी चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, यानी कि लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट उसको मिल गया। अब यह धीरे धीरे जैसे ही नवंबर दिसंबर के महीने में टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस या कई बार माइनस में भी चला जाता है, ये पीरियड वीट बर्दाश्त करता है, लेकिन उसका लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट उसको मिल जाता है। फिर जैसे ही जनवरी फरवरी आती है और बर्फ पिघलने लगती है, तो उस कंडीशन में वह अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ को रिज्यूम करता है विंटर वीट, और दैट्स कम्स अंडर द, तो स्प्रिंग में देखिए ये मैंने वेजिटेटिव फेज दिखाया है, और यानी कि और स्प्रिंग में जब आता है तो वेजिटेटिव फेज स्टार्ट करता है, और उसके पश्चात जो मार्च अप्रैल यानी कि समर आ जाता है। तो यानी कि समर में देखिए ये रिप्रोडक्टिव फेज को अगर मैं इशारा कर रहा हूं, दिस इज द स्पाइक। इन केस ऑफ वीट द इन्फ्लोरेसेंस इज स्पाइक विच इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। तो यहां पर आप देखिए कहीं पर भी मैंने स्पाइक नहीं दिखाई है, तो यानी कि आपने अक्टूबर में यानी कि इसकी सोइंग करी है, उसके पश्चात ये विंटर का इसका जो फेज आया है, यानी कि इसका लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट इसको मिल गया, फिर स्प्रिंग में वेजिटेटिव ग्रोथ रिज्यूम हुई, और समर में हमको रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हुई और स्पाइक बन गया और हमको उत्पादन प्राप्त हो गया। अब इसके अपोजिट देखते हैं, वह कंडीशन व्हेन द प्लांट इज नॉट गोइंग टू गेट द लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। माय सेकंड फिगर अगर आप ध्यान दें, तो सेकंड फिगर में आप देखिए कि ये विंटर वैरायटी ऑफ व्हीट है सोन इन द स्प्रिंग, बिकॉज ऑफ यहां पर फार्मर जो है इसको अक्टूबर में सोइंग नहीं कर पाया है। जब उसने इसको स्प्रिंग में यानी कि जनवरी या फरवरी में इसकी सोइंग करी है, तो जनवरी और फरवरी में सोइंग करने का मतलब जो स्नोफॉल हुआ था वो उस पौधे को, इस विंटर वीट को नहीं मिला है, और इस कंडीशन में ये जो हमने यहाँ पे लिखा है सोन इन द स्प्रिंग, और उसके पश्चात फर्स्ट समर आ गया, यानी कि समर आ गया यानी फरवरी मार्च, और इस कंडीशन में आप देखिए केवल वेजिटेटिव ग्रोथ हुई है, और वेजिटेटिव ग्रोथ होने के पश्चात पूरा समर निकल जाएगा और उसके पश्चात ऑटम आ जाएगा, यानी कि नेक्स्ट ऑटम आ जाएगा, और नेक्स्ट ऑटम तक आप देखिए कहीं पर भी रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होते हुए मैंने नहीं दिखाई है। और विंटर जब आ गया, यानी कि आपका ऑटम के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर विंटर आ गया, और विंटर में अगेन यहां पर जब इसकी चिलिंग रिक्वायरमेंट पूरी हुई है, यानी कि स्नोफॉल होगा, और फिर ये वैरायटी यानी कि ये प्लांट्स जो है स्नो में पूरी तरह से दब जाएंगे, और तब इनकी ये जो लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट इनको मिलेगा, देन अगेन द स्प्रिंग विल कम। तो स्प्रिंग जैसे ही आएगा, दिस विल अगेन यानी कि आफ्टर विंटर स्प्रिंग आएगा, इट विल रिज्यूम द वेजिटेटिव ग्रोथ, एंड देन there will be an emergence of the inflorescence. So in the second summer you are going to get the produce. सेकेंड समर में कहीं जाके आपको फ्लावरिंग हो रही है, इन्फ्लोरेसेंस बन रहा है, और आपका प्रोड्यूस आपको प्राप्त हो रहा है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस व्हेन यू आर सोइंग इन द मंथ ऑफ ऑटम एंड व्हेन यू आर सोइंग इन द मंथ ऑफ स्प्रिंग? तो देखिए यहां पर कितना कम समय में, यानी कि आपने ऑटम में सोइंग करी थी, और फर्स्ट समर में ही ऑटम, विंटर, देन स्प्रिंग एंड देन समर, तो फर्स्ट समर में ही आपको उत्पादन प्राप्त हो जा रहा था। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी सोइंग में लेट कर रहे हैं, यानी कि जो लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट है जो पौधे को नहीं मिल पा रहा है, तो अब जो प्रोड्यूस प्राप्त हो रहा है वो सेकेंड समर में। सो दिस इज अ लॉन्गर, सो सेकेंड कंडीशन जो है, लॉन्गर पीरियड तक पौधे को खेत में रहना पड़ रहा है, तब हमको प्रोड्यूस प्राप्त हो रहा है। दिस इज द डिफरेंस। अब तीसरी कंडीशंस है, तो यहां पर एक प्रूफ होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कैसे पता चलेगा कि आपने क्या ऐसी कमी हो गई जिसकी वजह से ये वैरायटी ने फ्लावरिंग या फ्रूटिंग नहीं करी या हमको प्रोड्यूस नहीं प्राप्त हुआ। देखिए यहां पर इन्होंने क्या क्या लिया है, इन्होंने विंटर वैरायटीज यानी कि विंटर वैरायटी ली है वीट की, और सोइंग इसकी एज यूजुअल जैसा कि हमने सेकंड कंडीशन में करी है, सेकंड कंडीशन में हमने करी है, इसकी सोइंग जो है इन द मंथ ऑफ स्प्रिंग ही की जा रही है, यानी कि जनवरी फरवरी में सोइंग कर रहे हैं। लेकिन जर्मिनेशन के बाद व्हाट वी आर डूइंग,
विंटर वेराइटीज ट्रीटेड विद द लो टेम्परेचर, तो हमने आर्टिफिशियल कंडीशन में हमने इसको इन वेराइटीज यानी कि जर्मिनेटेड सीड्स को लो टेम्परेचर का एक तरीके से ट्रीटमेंट दे दिया, और जब हमने लो टेम्परेचर का ट्रीटमेंट दे दिया और उनकी जब हमने प्लांटिंग करी स्प्रिंग में, तो फर्स्ट समर में ही प्रोड्यूस फ्लावर्स इन फर्स्ट समर। सो डियर स्टूडेंट्स, इस फिगर को, इस स्कीमेटिक डायग्राम को और इस स्कीमेटिक डायग्राम को अगर आप देखें, सेम यहां पर भी हम इसकी तरह ही हम लोग स्प्रिंग में सोइंग कर रहे हैं। विंटर वैरायटी है, सोइंग भी स्प्रिंग में कर रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे लो टेम्परेचर का जो ट्रीटमेंट दे दिया है, जिसकी वजह से फर्स्ट समर में ही यहाँ पर फ्लावरिंग हो गई और हमको प्रोड्यूस प्राप्त हो गया। जबकि यहाँ पर हम लो टेम्परेचर का, सेकंड कंडीशन में लो टेम्परेचर का ट्रीटमेंट नहीं दे पाए थे, जिसकी वजह से हमको फ्रूटिंग कब हुई थी, यानी प्रोड्यूस कब प्राप्त हुआ था, सेकेंड समर में। तो यहाँ पर ये जो फ्लावरिंग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इट इज अफेक्टिंग द फ्लावरिंग। सो वर्नेलाइजेशन का बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि हाउ ए लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट गिवन टू द वाटर सोक्ड सीड्स, स्लाइटली जर्मिनेटेड सीड्स टू हेसन मीन्स बढ़ा देता है, टू स्पीड अप, टू हेसन द टाइम ऑफ द फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स दैट विल डेवलप फ्रॉम देम। तो यहां पर जैसे ही आपने लो टेम्परेचर यानी कि आपने लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया, सो प्लांट्स हैज स्टार्टेड फ्लावरिंग एज वेल एज इट्स गिव अस प्रोड्यूस। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज समथिंग रिगार्डिंग द वर्नेलाइजेशन, यानी कि मैंने आज के टॉपिक में फोटो पीरियडिज्म और वर्नेलाइजेशन के बारे में आपको समझाया। इसके अलावा अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो वी कैन क्लियर दोज कंफ्यूजन बाय टेलीफोनिक टॉक। सो as you know my number as well, so this is all about the photoperiodism and vernalization.